बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप यू सेट की तैयारी करने जा रहे हैं, आप हैट की तैयारी करने जा रहे हैं और यू सेट और हैट में आप जानते हैं वर्बल रीजनिंग आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है, पोर्शन है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने मॉक टेस्ट सीरीज की, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज की गई है, जिसके लिए आपने कोई फीस पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री 20 मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए अरेंज की है। हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि आपके वर्बल रीजनिंग का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस तरह के हैं, उन क्वेश्चंस को हमने करना कैसे है और हमने 20 मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसे चलना है, कैसे हमने उनको प्रैक्टिस करना है, कैसे हमने उनकी डिटेल डिस्कशंस को देखना है, कैसे हमने उनके नोट्स बनाने हैं, कैसे हमने अपने वर्बल रीजनिंग के लिए अपनी वोकैब को तैयार करना है। तो कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के हैं ताकि आपको वर्बल रीजनिंग का अच्छे से सिलेबस समझ में आ जाए, ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी ना, तो फिर आगे सोन जो पूरा आप तैयारी करेंगे एंड तक आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। देखिए हमारे पास है पहला जो क्वेश्चन होता है बेटे, वो सेंटेंस कंप्लीशन का है। सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन कैसे होएगा? सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में एक जगह पर ब्लैंक होगी और आपको 4 ऑप्शन दी गई होंगी, आपने चारों में से एक ऑप्शन को क्या करना होगा? टिक करना होगा। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन होगा ना बेटे, आपके पास ये 2 तरह का होता है। पहला आपके पास होता है ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है कि आपसे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में वर्ब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, नाउन्स का, प्रोनाउंस का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, एडजेक्टिव का, आर्टिकल का, एडवर्ब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे आपके पास वर्बल रीजनिंग में। तो ये जो पहली तरह का क्वेश्चन आपके पास होगा ना सेंटेंस कंप्लीशन का, ये 2 तरह का होगा आपके पास। नंबर 1 आपके पास बेटे होगा ग्रामर रिलेटेड और नंबर 2 आपके पास बेटे होगा लॉजिक बेस्ड या आपके पास होगा वोकैब बेस्ड। जैसे अभी हम बात करेंगे ना, अभी हम सैंपल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फौरन बात समझ में आ जाएगी। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि आपने हर बात को, हर क्वेश्चन को गौर से समझना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है ना, तो बिलीव भी पूरे सेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर आपको सिलेबस ही समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते, तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो देखिए जैसे हमारे पास है इफ द कमेटी डैश द प्रपोजल अर्लियर। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें इफ का जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं तो हमें ग्रामेटिकली फौरन पता चलता है कि यार ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो हमने ये देखना है कि हमें एक क्लॉज दी हुई है, दूसरी क्लॉज हमें जस्टिफाई करनी है। अप्रूव्स है, हैज अप्रूव्ड है, हैड अप्रूव्ड है, वुड अप्रूव्ड है, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? अब इसके लिए हमें वोकैब या लॉजिक को नहीं देखना, इसके लिए हमें बेटे किसको देखना? ग्रामर को देखना है। इसमें हमें ग्रामर के रूल्स को पढ़ना है। और ये मैं आपको कह रहा था कि आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन होगा ग्रामर बेस्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिएगा हमारे पास है सेकंड तरह का क्वेश्चन, although the movie started off dash it became increasingly dash toward the end। अब जब भी आपके पास although आता है ना सेंटेंस में, तो आपने याद रखना है although बता रहा होता है कंट्रास्ट। आल्दो क्या बता रहा होता है? कंट्रास्ट बता रहा होता है। और आल्दो कंट्रास्ट बता रहा होता है किसका? प्लस माइनस का कंट्रास्ट बता रहा होता है। अगर एक चीज प्लस होगी तो दूसरी क्या होगी? माइनस। एक माइनस होगी तो दूसरी क्या होगी? प्लस होगी। जैसे देखिएगा कहता है द मूवी स्टार्टेड ऑफ डैश, अगरचे मूवी का आगाज ऐसा हुआ, इट बिकेम इंक्रीजिंगली डैश टूवर्ड द एंड, लेकिन एंड पर जाते जाते ये इस तरह की बन गई। मतलब शुरू में ऐसी नहीं थी, एंड तक जाते जाते ऐसे बन गई। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो प्लस माइनस चाहिए। अब ये क्वेश्चन को आप समझ ले, हम करेक्ट ऑप्शन की अभी रूल्स की बात नहीं कर रहे, अब जरा क्वेश्चन को समझे। यहां पर हमें जो क्वेश्चन हमें ब्लैंक को फिल करने के लिए कहा जा रहा है, वो हमारे पास है लॉजिक बेस्ड, वो हमारे पास है वोकैब बेस्ड। हम वोकैब पे रहते हुए, लॉजिक पे रहते हुए बताएंगे कि हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करना है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन, ये आपके पास 2 तरह का होगा। या तो ग्रामर के रूल्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या आपसे लॉजिक और वोकैब का क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स को करने को आपको कहा जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड का जो हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि पहला हमारे पास क्या हुआ? सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर बेस्ड।
दूसरा हमारे पास क्या हुआ, सेंटेंस कंप्लीशन, लॉजिक और वोकैब बेस्ड। और अभी हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है एनएलजी। ठीक है, एनएलजी हमारे पास बेटे क्या होता है कि हम बात करते हैं लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। बड़ा ही हमारे पास क्या होता है, आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है हमारे पास एनएलजी का। जैसे देखिए हमारे पास वर्ड होता है ना, हम बोलते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हम किनको बोलते हैं, जब दो वर्ड्स के मीनिंग सेम होते हैं देन हम उनको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं एक दूसरे का। अगर हमारे पास दो वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास ऑपोजिट हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स बोलेंगे। ऐसे ही होता है ना हमारे पास, अगर मीनिंग ऑपोजिट होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनका साउंड सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़कर आते हैं ना उसमें 9th 10th में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे हम बोलते थे एडवाइस एडवाइस, हम बोलते थे एक्सेप्ट एक्सेप्ट, हम बोलते थे बेल बेल, जिसमें साउंड एक जैसा होता है। अब इसी तरह कोई ऐसे दो वर्ड्स जिनका लॉजिकल रिलेशन बनता है आपस में कोई ना कोई, उसको हम बोलते हैं एनालॉजी। सिनोनिमी हम किसको बोलते हैं, सेम इन मीनिंग। एंटोनिमी हम किसको बोलते हैं, ऑपोजिट इन मीनिंग। होमोफोनी हम किसको बोलते हैं, सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन। और एनालॉजी हम किसको बोलते हैं, लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू वर्ड। अब यहां पर आपने करना क्या होगा, क्वेश्चन शायद आपने पहले नहीं, हमारे सिलेबस का हिस्सा रहता, मैट्रिक में, एफएससी में, ग्रेजुएशन में ये हिस्सा नहीं रहता, तो इसलिए शायद आपके लिए ये नया क्वेश्चन होगा, बट बिलीव मी बड़ा आसान होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि हमें एक पेयर दिया गया होता है क्वेश्चन की सूरत में। जैसे हमें कहा गया हैप्पी और सैड। अब हमने अपने ध्यान में ये दो वर्ड्स को पढ़ा, हमने अपने ध्यान में इसका एक लॉजिकल रिलेशन बना लिया कि हैप्पी और सैड एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। हैप्पी पॉजिटिव है और सैड उसका क्या है, नेगेटिव है, यानी कि एक दूसरे का एंटोनिम है। अब हमें यहां पर चार पेयर्स दिए गए होंगे और हमें कहा जाएगा कि सेम रिलेशन हमने यहां पे ढूंढना है। जैसे देखिएगा हमारे पास लेट्स सपोज अगर हम डेल्टा से स्टार्ट करते हैं, ब्राइट और शाइनी। जो ब्राइट होता है वो शाइनी भी होता है, इसका मतलब ये एक दूसरे का एंटोनिम नहीं है, एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव, स्ट्रॉन्ग ब्रेव भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, हमें ऑपोजिट रिलेशन चाहिए। हम बोलते हैं टॉल और थिन। टॉल का मतलब होता है हाइट में लंबा होना और थिन का मतलब होता है जिसामत में कमजोर होना। टॉल का ऑपोजिट जो है वो थिन नहीं होगा, टॉल का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट जरूर हो सकता है लेकिन थिन नहीं होगा। लेकिन देखिए अर्ली और लेट, अर्ली का मतलब क्या होता है पहले और लेट का मतलब क्या होता है बाद में। तो जिस तरह हैप्पी और सैड एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसी तरह हमारे पास अर्ली और लेट क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। हमें क्या चाहिए, हमें लॉजिकल रिलेशन चाहिए। जो लॉजिकल रिलेशन इस पेयर में है हमें वही लॉजिकल रिलेशन ढूंढना है। जैसे देखिएगा कैमल और हम्प, आप जानती हैं कि कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर इस तरह का एक हम्प बना हुआ होता है गर्दन से पहले, उसके मतलब आप बैक के ऊपर कहेंगे। तो इसी तरह हम्प इज अ पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ कैमल। अब हमें इसी तरह का एक रिलेशन चाहिए। जैसे देखिए जो रोर होती है वो बॉडी पार्ट नहीं होता लाइन का, वो क्या होता है, साउंड होता है लाइन का। इसी तरह जो नेस्ट होता है वो क्रो का घर होता है, क्रो का बॉडी पार्ट नहीं होता। हॉर्न जो होता है वो रैबिट में तो होता ही नहीं है, रैबिट के तो सींग नहीं होते ना, इसका मतलब डेल्टा तो पेयर ही वैसे भी गलत है। तो फिन हम किसको बोलते हैं, मछली के जिस्म के ऊपर जो पाए जाते हैं, जो इस तरह के सख्त से उसकी स्किन बनाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। तो जिस तरह हम्प इज अ बॉडी पार्ट ऑफ कैमल, इसी तरह फिन इज अ बॉडी पार्ट ऑफ किसको बोलेंगे, फिश को। तो जो कैमल और हम्प के दरमियान रिलेशन है वही रिलेशन हमारे पास बेटे किसमें होगा, फिश और फिन में होगा। इसी तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास किसमें आते हैं, एनालॉजी में आते हैं। हमें क्या करना होता है कि जो रिलेशन हमारे पास इस पेयर में है हमें वही रिलेशन ढूंढना होता है नीचे वाली ऑप्शन में। जैसे देखिएगा एक और देखते हैं, हमारे पास है ओसिस और डेजर्ट। अब देखें जब चारों तरफ रेत होती ना, जैसे आप दो तीन वर्ड्स पढ़ते हैं, दो तीन वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, एक वर्ड आपके पास बेटे होता है वैली। वैली हम किसको बोलते हैं, जब चारों तरफ ऊंचे पहाड़ होंगे और दरमियान में लो
रेजिडेंशियल एरिया होगा, मतलब जमीन होगी, प्लेन एरिया होगा जो चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान में होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, वादी बोलते हैं। ठीक है, चारों तरफ पहाड़ होंगे और दरमियान में प्लेन लैंड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। और आप जानते हैं एक वर्ड हम और बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं आईलैंड। आईलैंड हम किसको बोलते हैं, जजीरे को बोलते हैं। चारों तरफ पानी होगा, दरमियान में खुश्की होगी, तो हम खुश्की का जो खित्ता होगा हम उसको क्या बोलते हैं, आईलैंड बोलते हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास ओसिस होता है। ओसिस हम किसको बोलते हैं, ओसिस उर्दू में बड़ा ही खूबसूरत वर्ड होता है आपके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, निखलिस्तान बोलते हैं। निखलिस्तान का मतलब क्या है, जब चारों तरफ रेत होती है ना, चारों तरफ बंजर बियाबान होता है और दरमियान में जो खित्ता होता है जमीन का, जिसमें हरियाली होती है, पौधे होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है कि चारों तरफ रेत ही रेत है, बंजर है, वीरान, और दरमियान में अल्लाह ताला ने हरियाली पैदा की हुई होती है, फूल पौधे होते हैं, फल होते हैं, पानी होता है वाफर मिकदार में, उसको हम क्या बोलते हैं, निखलिस्तान बोलते हैं। तो ओसिस कहां पर होता है जी, ओसिस डेजर्ट के दरमियान में होता है। अब हमने एक लॉजिकल रिलेशन बना लिया। अब देखें स्टोन और फॉरेस्ट, अब स्टोन और फॉरेस्ट का तो ये रिलेशन ही है, स्टोन इज समथिंग एल्स, फॉरेस्ट इज समथिंग एल्स, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। हिल और हाउस ये भी कोई रिलेशन नहीं है, सीड और फ्लावर भी ये भी कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए आइलैंड और ओशन, जिस तरह डेजर्ट के दरमियान में ओसिस होता है, इसी तरह ओशन के दरमियान में क्या होता है, आइलैंड होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा। इसको हम बोलते हैं बेटे एनर्जी। लॉजिकल रिलेशन हमने ढूंढना होता है, जो लॉजिकल रिलेशन हमें पेयर में दिया जाएगा वही लॉजिकल रिलेशन हमने नीचे करना होता है। और आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ठीक है, वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है। तो टेक्निकली क्या है कि हमें एनर्जी के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से गुजारेंगे, उसकी डिस्कशन को सुनेंगे, उसकी डिस्कशन को देखेंगे, तो बिलीव में ये उतने ही ज्यादा मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रीडिंग कंप्रीहेंशन। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसके नीचे आपके पास क्वेश्चन दिया गया होता है, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जो भी अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा बनता है। आपने स्ट्रिक्टली बात करनी होती है अपने पैराग्राफ के ऊपर, आपने स्ट्रिक्टली उस इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन को आंसर करना होता है जो आपके पैराग्राफ में है। पैराग्राफ पढ़ेंगे, बात को समझेंगे, इंफॉर्मेशन को हजम करने की कोशिश करेंगे और उसी इंफॉर्मेशन उसी डिटेल पर रहते हुए अपने करेक्ट ऑप्शन को बेटे क्या करेंगे, टिक करेंगे। अपनी तरफ से कोई बोंगी नहीं मारनी है, ठीक है, पेपर में। उसके बाद चलेंगे हमारे पास क्वेश्चन 5 और 6। 5 और 6 हमारे पास क्या है, सिनोनिम्स और इंटोनिम्स हैं। आप अच्छे तरीके से समझते हैं दोनों चीजों को कि जब भी दो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, हमारे पास सेम इन मीनिंग होते हैं, नियरेस्ट इन मीनिंग होते हैं, देन हम उनको बेटे क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सिनोनिम्स बोलते हैं। और जो ऑपोजिट इन मीनिंग होते हैं उसको बेटे हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट इन मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं। अब ये आपको पेपर में दिए जाएंगे इसी तरह ही, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन है हिज ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल कॉज्ड प्रॉब्लम, तो आपको ये देखना है कि यार ये ऑब्स्टिनेट का आपको क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। आपको मासिव का क्या चाहिए, आपको सिनोनिम चाहिए। आपने सेम मीनिंग की बात करनी है। और इसी तरह आपके पास क्या होगा, इंटोनिम होंगे। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको विजिलेंट का इंटोनिम ढूंढने को कहा जाएगा, इसमें आपको प्लेसिड का इंटोनिम ढूंढने को कहा जाएगा। तो गर्ज ये है कि आपके वर्बल रीजनिंग में चाहे आप हैड कर रहे हैं, चाहे आप यू सेट कर रहे हैं, और इवन चाहे आप गेट कर रहे हैं, वर्बल रीजनिंग में आपका सेम डिफिकल्टी लेवल सेम क्वेश्चन के साथ डिफरेंट परसेंटेज के साथ आता है। किसी में क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे। क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगा, ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन होगा, लॉजिक और वोकैब बेस्ड, एनएलजी के क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा, सिनोनिम्स के क्वेश्चन होंगे और एंटोनिम्स के क्वेश्चन होंगे। ये 6 तरह के क्वेश्चन आपकी वर्बल रीजनिंग का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया, आप हेड में है या आप यू सेट में, और इवन अगर आप गेट में है। आप देखिए करना क्या हमने इनको करना कैसे। अब यहां तक तो ये बात हुई कि कितने परसेंट आपके सिलेबस का हिस्सा है, यहां तक ये बात हुई कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, यहां तक तो हमने ये बात की। अब इनको हमने करना कैसे, अब उसकी हम बात करेंगे, जो असल बात है। देखिए
सेंटेंस कंप्लीशन जो है जो ग्रामर बेस्ड है, या सेंटेंस कंप्लीशन जो है जो लॉजिक और वोकैब बेस्ड है। देखिए आपकी वर्बल रीजनिंग की जितनी भी तैयारी है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एक क्वेश्चन इस तरह के हैं जहां पर आपको बकायदा तौर पर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और वो कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? वो क्वेश्चन है आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन जो कि ग्रामर बेस्ड है, ठीक है। बाकी तो देखिए मैं अभी अगर आपको कोई सैंपल टेस्ट देता हूं, अभी आप उसके एंटोनिम को सोल्व कर सकते हैं, सिनोनिम्स को कर सकते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन को, एनालॉजी को कर सकते हैं, लॉजिक और वोकैब बेस पे जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो कर सकते हैं। उनके लिए आपके पास पीछे इन जो आप बोलेंगे कोई बहुत ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल्स की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या है प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन एक ही क्वेश्चन है जिसके लिए आपको मैक्सिमम थ्योरी की जरूरत है, और वो आपके पास क्या है? सेंटेंस कंप्लीशन। अब ऐसा भी नहीं है कि हम 1 बाय 1 करके एक टॉपिक उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, 5 दिन एक टॉपिक पे लगाएंगे, 10 दिन एक टॉपिक पे लगाएंगे, 10 दिन वर्ब्स पे लगेंगे, 3 दिन नाउन्स पे लगेंगे, 4 दिन प्रोनाउंस पे लगेंगे, 7 दिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे लगेंगे। इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, और इतनी डिटेल में हमने जाना भी, हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट बात करनी है डिफिकल्टी लेवल पर वर्बल रीजनिंग के लिए, हैट और यू सेट के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखें हम क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम उन सबको प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग के थ्रू करेंगे। अब प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग हमारे पास क्या होती है कि आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद उन क्वेश्चंस की आप क्या करते हैं? डिस्कशन लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जब आप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को, डिस्कशन को देखते हैं, तो आपके पास सीखने के लिए इतना सारा कुछ होता है, आप इतना सारा कुछ सीखते हैं कि आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। देखें हमारा सेंटेंस कंप्लीशन हो, ग्रामर और वोकैब बेस्ड, हमारा एनालॉजी के क्वेश्चंस हो, हमारे रीडिंग कंप्रीहेंशन हो। हाँ, सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के लिए हमें डेफिनेटली तौर पर क्या याद करनी पड़ेगी? कुछ वोकैब याद करनी पड़ेगी, और वो भी मैं अभी आपको बताता हूं आपने कहां से करनी है, कैसे करनी है, सॉरी। उसके बाद देखिएगा हमने क्या किया है, मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपकी वर्बल रीजनिंग के टेस्ट के लिए, वर्बल रीजनिंग की प्रेपरेशन के लिए आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज डिजाइन कर दी। मॉक टेस्ट सीरीज कैसे डिजाइन कर दी? देखिए ये आपके पास 20 टेस्ट होंगे। ये गौर से अब आपने बात सुननी है। ये आपके पास कितने टेस्ट होंगे? 20 टेस्ट हैं आपके पास वर्बल रीजनिंग के। आइदर आप हैट के लिए जा रहे हैं, यू सेट के लिए जा रहे हैं, या आप किसके लिए जा रहे हैं? गेट के लिए जा रहे हैं। आपने 20 टेस्ट के मॉक टेस्ट सीरीज को करना है। 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, और हर टेस्ट के बाद आपने क्या करनी है? हर टेस्ट के बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन को, उसकी डिस्कशन को देखना है। और आप देखेंगे कि आपको बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बड़ी डिटेल्ड जो उसकी जो डिस्कशन होगी वो देखने को मिलेगी। और आपका एक क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन होगी ना, वो आपके 10-20 एमसीक्यूज की लर्निंग के बराबर होगी। होना क्या है, देखें हमारे 20 टेस्ट हैं, और हर टेस्ट हमारा जो होगा, हर टेस्ट जो हमारा होगा वो 50 एमसीक्यूज का होगा। वो कितने एमसीक्यूज का होगा? हमारे पास 50 एमसीक्यूज का। इसमें 10 एमसीक्यूज बेटे जो हमारे पास होंगे वो किसके होंगे? सेंटेंस कंप्लीशन के। इसमें 5 एमसीक्यूज जो हमारे पास होंगे वो किसके होंगे? सेंटेंस कंप्लीशन और लॉजिक, जो सेंटेंस कंप्लीशन है लॉजिक और वोकैब पे। इस पे 10 एमसीक्यूज आपके पास बेटे होंगे किसके? एनालॉजी के। इसमें 5 एमसीक्यूज आपके पास होंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन के। 10 एमसीक्यूज आपके पास बेटे होंगे सिनोनिम्स के, और 10 एमसीक्यूज बेटे आपके पास होंगे किसके? एंटोनिम्स के। यानी कि ये टोटल मिलाकर आपके पास जो एक टेस्ट के एमसीक्यूज बनेंगे वो आपके पास कितने बनेंगे? 50 एमसीक्यूज बनेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं, आपकी थोड़ी सी भी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, आपकी वर्बल रीजनिंग अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आप जानते हैं कि अगर आपका एक टेस्ट जो है वो 50 एमसीक्यूज के ऊपर है, और आप 20 टेस्ट जो अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके सामने से, आपके हाथों से, आपकी नजरों के सामने से कितने एमसीक्यूज की आपके पास प्रैक्टिस होगी? 1000 एमसीक्यूज की। और अब मैं इससे बेहतर तो आपको बता नहीं सकता कि अगर आप अपने हाथों से 1000 एमसीक्यूज को क्या करते हैं? प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आप उन 1000 एमसीक्यूज की डिस्कशन को डिटेल से देख लेते हैं,
तो बिलीव मी कोई वजह नहीं रह जाती कि आपके वर्बल रीजनिंग के पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, कोई वजह नहीं रह जाती कि आप पेपर में कोई गलती करेंगे, कोई रीजन ही नहीं रह जाती आपके गलती करने की। देखिए अब होगा क्या, अब हम करना क्या है कि आपको एक वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, एक वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ मिलेगी। ऐसा है कि चीजें जो थी है ना वो डिसअरेंज है, तो मैंने वो सारी चीजें आपके लिए क्या कर दी, अरेंज कर दी एक वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ की सूरत में। ठीक है, यहां से बात को गौर से सुनिएगा। ठीक है, आपको एक वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ मिलेगी, आपके सामने स्क्रीन पर आ भी जाएगी। ठीक है, देखिए वर्बल रीजनिंग की जो पीडीएफ आपको मिलेगी, इसमें हर एक टेस्ट को अरेंज कैसे किया गया है। इसमें नंबर 1 जो मिलेगा, नंबर 1 आपको हर टेस्ट की वोकैब मिलेगी। जैसे आपको टेस्ट 1 की वोकैब मिलेगी पेज नंबर 1 पर। ये जो पीडीएफ है ये गालबन कोई 330 पेजेस की पीडीएफ है, बड़ी मजे की कंपाइल की हुई पीडीएफ है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको नंबर 1 जैसे टेस्ट 1 है तो टेस्ट 1 की आपको क्या मिलेगी बेटे, वोकैब मिलेगी। जिसके वोकैब किसके लिए मिलेगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, और सेंटेंस कंप्लीशन के जो क्वेश्चन होते हैं किसके लिए, लॉजिक और वोकैब की बेस के ऊपर। आपने क्या करना है, स्टेप 1 में वो वोकैब को याद करना है। वो थोड़े से वर्ड्स हैं हर टेस्ट के लिए। वैसे अगर मैं आपको दे देता ना कि 200, 400, 500 वर्ड्स इकट्ठे दे दूं तो फिर क्या करेंगे, आप परेशान हो जाते हैं कि यार इतने सारे वर्ड्स हम कैसे याद करेंगे, हर वर्ड के आगे सिनोनिम्स लिखे हुए। तो मैंने उनको क्या किया, मैंने बाइफरकेट कर दिया। हर टेस्ट के ऊपर आपके पास थोड़े थोड़े से वर्ड्स हैं जो आपने हर टेस्ट के लिए याद करने हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने वो कैब याद कर ली। वो कैब याद करने के बाद नंबर 2 पर उसके बाद आपको टेस्ट दिया गया होगा। जैसे लाइक आपको मॉक टेस्ट 1 दिया गया होगा किसके बाद, वो कैब के बाद। अब आपने क्या किया, आपने उस टेस्ट को क्या किया, सोल्व किया। आपने उस टेस्ट को क्या किया, प्रैक्टिस किया। अब आपने क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए, अब उसमें से आपके कुछ डेफिनेटली गलतियां भी हुई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी समझ आई होंगी, और स्टार्ट में तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपको तो उसकी चाहिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो उसके लिए उसी टेस्ट के नीचे आपको क्या मिलेगा, उसी टेस्ट के नीचे आपको उसकी जो है एक्सप्लेनेशन, उसका लिंक मिलेगा। लिंक मिलेगा किसका, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का, डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन का। आपने बेटे उसकी लिंक पर क्लिक करना है। पीडीएफ से डायरेक्ट आप उसको क्लिक कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे वो आपको उसकी डिस्कशन पर ले जाएगा। आपके हर एक क्वेश्चन को बड़े सेटिस्फैक्टरी तरीके के साथ, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। आप सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट की डिस्कशन जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि यार किस लेवल का काम किया गया है। उसके बाद नंबर 4 पर अब क्या होता है कि टेस्ट आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने वीडियो डिस्कशन। अब वीडियो डिस्कशन जब आप देख रहे होंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें उस पर लिख रहा हूँ। जब मैं बहुत सारी चीजें उसके ऊपर लिख रहा हूँ तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार आपको भी सारी चीजें लिखनी पड़े। तो मैंने आपके लिए ये काम भी और आसान कर दिया। मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने इसके बाद उसके डिस्कशन नोट्स भी इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, उसके डिस्कशन नोट्स जो मैंने लिखा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा, जो मैंने डिस्कस किया होगा, वो सारे का सारा उसी टेस्ट की एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डिस्कशन नोट्स की सूरत में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं ये बोल रहा हूं तो एक जो टेस्ट है उसका जो सीक्वेंस आपकी स्क्रीन पर भी मैं चला दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये चारों चीजें कैसे, किस अरेंजमेंट के साथ मौजूद है। देखिए अब ये सारी चीजें आपके पास चलेंगी बेटे किसके लिए, मॉक टेस्ट 1 के लिए। अब किया क्या आपने मॉक टेस्ट 1 को खोला, मॉक टेस्ट 1 की वो कैब को याद किया, मॉक टेस्ट 1 को प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट 1 की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जो वर्बल रीजनिंग की है उसको आपने देखा। आपको डिस्कशन नोट्स चाहिए थे, वो डिस्कशन नोट्स ऑलरेडी वर्बल रीजनिंग की इस पीडीएफ में मौजूद है, तो आपको लिखने की भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका मुकम्मल हो गया मॉक टेस्ट 1। इसी तरह चीजें हर टेस्ट के लिए अरेंज की गई हैं। ये 20 टेस्ट हैं, आपने 20 टेस्ट इसी तरह वो कैब याद करनी है, टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, एक्सप्लेनेशन को देखना है, डिस्कशन को देखना है, और डिस्कशन नोट्स को एक दफा अपनी आंखों के सामने से गुजार लेना है। ऐसा होगा ये कि जैसे ही आप 20 के 20 टेस्ट, जैसे ही आप पूरी 20 टेस्ट की 20 टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट
आप अटेम्प्ट करेंगे, वोकैब याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बिलीव मी ये 1000 एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस होगी और इसकी जो डिस्कशन होगी, ये कम से कम आपके लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि ये 10,000 एमसीक्यूज के बराबर होगी। और ये आप लर्निंग देखिएगा आपकी किस लेवल की होती है, और ना सिर्फ आपके हैट या यू सेट के लिए, गैट के लिए लर्निंग होगी, बल्कि मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपकी सारी जिंदगी के लिए आने वाली, आपकी ग्रामर में जो इंप्रूवमेंट होने वाली है, आपकी जो वोकैब में इंप्रूवमेंट होने वाली है, आपके थिंकिंग प्रोसेस में जो रीजनिंग में इंप्रूवमेंट होने वाली है, वो मतलब नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। अब ये सारी चीजें, ये सारी जो अरेंजमेंट है, ये आपको बेटे मिलेगी वर्बल रीजनिंग के इस पीडीएफ में। अब आप लोगों ने करना क्या, अब यहां से थोड़ी सी आगे मेरे मतलब की भी बात है। देखें हमने किया क्या है कि हमने वर्बल रीजनिंग की क्या बना दी, एक पीडीएफ बना दी। ऐसे किया ना हमने वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ बना दी। पीडीएफ में आपके लिए सारा कुछ मौजूद है। ये 330 पेजेस की एक पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर आपके पास सारा कुछ मौजूद है। अब देखें इतनी मेहनत, टेस्ट बनाना, टेस्ट के डिस्कशन नोट्स बनाना, हर टेस्ट के हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप जाके देखिएगा और आप देखकर हैरान होंगे कि यार किस लेवल की मेहनत की मैंने आप लोगों के लिए, किस लेवल का काम किया है। और मैं अक्सर कहता हूं, देखिए मैं आपसे कोई फीस किसी तरह की चार्ज नहीं कर रहा इन मॉक टेस्ट के लिए, इन मॉक टेस्ट की डिस्कशन के लिए, इन मॉक टेस्ट के डिस्कशन नोट्स के लिए, या किसी भी तरह की कोई कभी मैंने बच्चों से कोई फीस डिमांड नहीं की। लेकिन जो बच्चा मेरे साथ काम करता है कंपोजर के तौर पर, मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि ये जो मैं काम करता हूं, ये जो मैं अपील करता हूं, ये मैं सिर्फ उस बेटे के लिए करता हूं, वो बड़ी मेहनत करता है। देखिए मैं तो टीचर हूं, मैं तो लेक्चर डिलीवर कर सकता हूं, मैं उसको बता सकता हूं कि बेटे ये टेस्ट बना लो, बेटे ये डिस्कशन नोट्स हैं, बेटे ये लेक्चर इस तरह अरेंज करना है। जब ये जितनी भी आप ग्राफिक्स देख रहे होते हैं, जितनी भी डिजाइनिंग देख रहे होते हैं, देखिए वीडियो बनाना, टेस्ट बनाना, वीडियो अपलोड करना, उसके ग्राफिक्स को डिजाइन करना, फिर उसको अपलोड करना, फिर आपके क्वेरीज का आंसर करना, ये एक अपने आप में एक सरदर्दी है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए आपने बेटे क्या करना है, आपको ये पीडीएफ मिलेगी और आपको ये पीडीएफ लेनी है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज पे करके। आपने ये 500 रुपीज पे कैसे करने हैं, आपने 0307 2500 आपने इस नंबर पर 500 रुपीज इजी पैसा करना है। और इसी नंबर के ऊपर बेटे आपने क्या करना है कि आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है आपकी पेमेंट का। आप जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये 500 रुपीज कुछ भी नहीं है। जब आप लेक्चर्स को देखेंगे, जब आप टेस्ट को देखेंगे, जब आप बच्चों के रिस्पॉन्स को देखेंगे, जब आप अपनी ग्रोथ को देखेंगे, जब आप अपनी लर्निंग को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को किया गया है। ये किसी भी तरह की फीस नहीं ली जा रही, आपसे मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बिल्कुल 110% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज उस बच्चे की मेहनत क्या है जिसने ये सारी चीजें अरेंज की और ये पूरे का पूरा पीडीएफ अरेंज किया। आप समझ सकते हैं कि 330 पेजेस की पीडीएफ को अरेंज करना, लिंक्स लगाना, वोकैब अरेंज करना, टेस्ट बनाना, फिर टेस्ट के डिस्कशन नोट्स बनाना बड़ा हेक्टिक का काम है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, अमेजिंग थिंग इज के जब आप मुझसे पढ़ रहे होते हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं, तो आपको बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, क्वेरी की जरूरत होती है कि सर कोई बात समझ में नहीं आती। किसी बच्चे का लर्निंग थोड़ा अच्छा होता है, किसी बच्चे का लर्निंग थोड़ा स्लो होता है, कुछ बच्चे जरा ज्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे जरा मेरे तरह के नालायक भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई बेटीज एंड बेटाज। मैं हमेशा अपने बेटियों और बेटियों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए क्या हूं, अवेलेबल हूं। आपको कोई किसी तरह की परेशानी हो वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, आपने बिला झिझक, बिला वक्त देखे, बिला परेशान हुए आपने मेरे व्हाट्सएप पर 030725000285 पर मैसेज कर लेना है। जो भी आपकी क्वेरी हुई, जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ, जो भी आपका क्वेश्चन हुआ, बेटे इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से मैं अपने बेटों और बेटियों को रिस्पॉन्स करता हूं और उनके साथ रहता हूं अनटिल उनकी कामयाबी के।
ठीक है। तो आपकी कामयाबी तक हम इकट्ठे हैं। आपकी कामयाबी बड़ा मैटर करती है। आपने इस पीडीएफ को लेना है, आज ही से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, आज ही से वोकैब याद करनी है, आज ही से उसकी जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है उसको देखना है। कोई बात हो, कोई बात पल्ले ना पड़ी हो, कोई बात समझ नहीं आए तो बिल्कुल नशही भंगी चरसी बनकर बैठे नहीं रहना है, जहाज बनकर बैठे नहीं रहना है। पूछ लेना है, मैसेज कर लेना है, राब्ता कर लेना है। राब्ता करने से, बात करने से, पूछने से, क्वेश्चन पूछने से चीजें सोल्व होती हैं, मामलात हल होते हैं, मामलात बढ़ते नहीं है। तो ये था बेटा हमारे पास वर्बल रीजनिंग। मैंने आपको बताया कि वर्बल रीजनिंग आपके पास है क्या, क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको करना कैसे है, पीडीएफ में क्या क्या मौजूद है, पीडीएफ आपने हासिल कैसे करनी है, ये सारी बातें हमने इसमें की। और आई होप सो, आई बिलीव सो कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने में बड़ी हद तक कामयाब रहूंगा। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी तो बेटे आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई बेटीज एंड बेटाज। और इसके साथ ही मेरी ढेर सारी तमन्नाएं हैं, मेरी ढेर सारी दुआएं हैं इस रमज़ान के बाबरकत महीने से कि अल्लाह ताला हर उस स्टूडेंट को, हर उस बेटी को, हर उस बेटे को कामयाब करे जो अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करता है। देखिए, अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप मेहनत ना करें तो सिर्फ दुआओं से काम चल जाएगा। तो सिर्फ दुआओं की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, दुआओं की एक अपनी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेहनत जो है बेटे वो पहली शर्त है। डट के करनी है, जोर लगा कर करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, मेहनत करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे नहीं पूरे नंबर लेने हैं। जब भी आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो याद रखिएगा, अच्छे नंबर मैटर नहीं करते, पूरे नंबर मैटर करते हैं। आपने पूरे नंबर लेने हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। जल्दी से वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ को लें और जल्दी से वर्बल रीजनिंग की पीडीएफ को प्रैक्टिस करके, उसके एक्सप्लेनेशन को देखकर, उसकी वोकैब को याद करके अपना काम करना शुरू करें। 20 टेस्ट है, 20 टेस्ट को प्रैक्टिस करना और 20 टेस्ट की एक्सप्लेनेशन लेनी है और आपका काम पूरा, आपके नंबर पूरे, आप कंपटीशन में सबसे आगे और कोई भी आपकी कंपटीशन में आपके साथ नहीं होगा। आपके रिजल्ट के लिए, आपके पेपर के लिए, आपके टेस्ट के लिए मैं दोबारा बोल दूं, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम। और इसी के साथ आज की बात को ख़त्म करते हैं। आपके अच्छे अच्छे मार्क्स के लिए, आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।